नमस्कार। नीति आयोग गवर्नमेंट का थिंक टैंक, भारत सरकार का थिंक टैंक है ये। इसके द्वारा जितनी भी इंडेक्सेस या फिर कह सकते हैं सूचकांक या फिर रैंकिंग जारी किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें मेनली मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि कितने सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और उसके मानक क्या होते हैं। मेन रूप से इसमें मैं किसी भी की रैंक नहीं बताने जा रहा हूं, मगर एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है और ये राज्यों का इंडेक्स तैयार करता है और उसमें कंपटेटिवनेस की भावना जागृत करने के लिए इस रैंक को तैयार करता है। काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसमें एक राज्य को अगर अच्छी रैंक मिलती है तो दूसरा राज्य अगर उससे लैग करता है तो और अच्छा करने के लिए अपनी रैंक को सुधारता है। अपने जो भी उसमें सूचकांक में जो रैंक आती है उसके मानकों को सुधारता है और अगले संस्करण में वो और अच्छा होने की कोशिश करता है। तो नीति आयोग द्वारा जितने भी इंडेक्सेस तैयार किए जाते हैं उस पे क्या मानक लिए जाते हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और वही मानक जो है एग्जाम में एन तेन प्रकरण करके कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। और पिछले जो भी परीक्षा का पैटर्न रहा है सरकारी एग्जामों के, उसमें जो भारत के द्वारा या फिर भारत के अंदर तैयार किए गए रिपोर्ट या सूचकांक हैं उस पे ज्यादा फोकस रहा है एज कंपेयर टू ग्लोबल या फिर विश्व के संगठनों द्वारा तैयार किया जाने वाला सूचकांक है। इस पे ज्यादा फोकस रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगला जो हमारा सूचकांक जो पहला है नीति आयोग द्वारा, पहला नहीं कह सकते मतलब इस स्लाइड में पहला है बहुआयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, इसमें जो मानक लिए गए हैं वो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए, पोषण न्यूट्रिशन से, ठीक है, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, प्रसव से पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है स्कूल में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, मतलब स्कूली शिक्षा के बाद स्कूल में उपस्थिति। जैसे मान लीजिए एडमिशन तो हम करा लिए, ठीक है, मगर एडमिशन करा के हम वहां पढ़ने जा ही नहीं रहे हैं तो उस केस में उस एडमिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए नीति आयोग ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जाते हुए अटेंडेंस को भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल किया है। ठीक है, फिर छठा जो है खाना पकाने का ईंधन जो प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे पहले पहले जो हमारे भारत में लकड़ी से चूल्हे पे खाना बनता था, मगर धीरे धीरे उज्ज्वला योजना के तहत जो भी भारत में फैमिली है उनको एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन मुफ्त में प्रोवाइड कराया गया है। और इसका पहले संस्करण की शुरुआत बलिया में की गई थी 2016 में, ठीक है, और दूसरे संस्करण की शुरुआत महोबा में की गई है। महोबा, ठीक है, दोनों जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना का बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, खाना पकाने का ईंधन, ठीक है। जो सातवां इंडेक्स है, इसमें सातवां मानक है वो है स्वच्छता, पेयजल, ठीक है, बिजली, ठीक है, आवास, संपत्ति, बैंक खाता, ठीक है। 12 मानकों को लिया गया है, इसमें 12 मानक है, ठीक, 12 मानक। इन 12 मानकों को स्टडी करके
सभी राज्यों की रैंक इसमें निर्धारित की जाती है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे पूछेगा कि नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा मानक नहीं है। ठीक है, तो इसमें इन तीनों को दे देगा, चौथा कोई और मानक दे देगा और कहेगा कि ये है कि नहीं। तो इसलिए मैं इस चीज को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि एक समग्र तैयारी की जाए। रैंक को ही बस याद कर लेना कि फलाना स्टेट की ये रैंक है, फलाना स्टेट की ये रैंक है, इतना ही काफी नहीं है एग्जाम की तैयारी को देखते हुए। और एग्जाम अब कोई भी हो, काफी स्टैंडर्ड तरीके से उनके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम लोग देख चुके हैं इंग्लिश में, हिंदी में बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, इसमें 12 सूचकांकों 12 मानकों को मैं आप लोगों के सामने बताया हूं। उसके बाद नीति आयोग का अगला इंडेक्स देखते हैं, एसडीजी गोल। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, देखिए नीति आयोग के ये जो मैं पिक्चर है ना, ये पीआईबी से मैं उठाया हूँ। ठीक है, इसमें सोर्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पीआईबी से है। ठीक, तो एसडीजी इंडेक्स जो है, इसमें एसडीजी के जो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, उसी को मानक बना के एसडीजी इंडिया इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे पोवर्टी है, दूसरे नंबर पे जीरो हंगर, तीसरे नंबर पे गुड हेल्थ, चौथे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, पांचवें नंबर पे जेंडर इक्वलिटी, छठे पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। ठीक है, डिसेंट वर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इन इक्वलिटीज, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, इस इंडेक्स को, इसमें मानक जैसे इस इसको मतलब एसडीजी इंडिया इंडेक्स जब जारी किया जाता है तो इसमें इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसको चौथे नंबर को, फिर उसके बाद केवल 16 पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 16 चीजों लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, तो 14 को छोड़ के सभी 16 इंडेक्स या फिर 16 मानक इसमें लिए गए हैं। तो एक तरीके से देखिए, इसमें इतने मानकों को तो लिया जाता है 16 को, इसके साथ जो ये मानक है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट बिना कहे सुने ये लोग पूछ लेते हैं कि एसडीजी इंडेक्स 2 का क्या लक्ष्य है, ये पूछ लेते हैं। तो इसमें जीरो हंगर, एक एग्जाम में अभी हाल ही में मैच कराने के लिए दिया था, वो चीज हो गई। एक एग्जाम जो 2019 का पीसीएस का एग्जाम था, उसमें पूछा था कि एसडीजी इंडेक्स 6 किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इन इंडेक्सों को भी तैयार करना है और एसडीजी के मानकों को भी तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद भारत इनोवेशन या फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, ठीक है, क्या भारत नवाचार सूचकांक इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 7 स्तंभ हैं। ठीक है, जिसमें 5 जो है इनेबलर कह सकते हैं, इनेबलर या फिर सक्षम, और 2 प्रदर्शन इंडेक्स है। ठीक, तो पहला क्या है, मानव पूंजी, दूसरा निवेश, नॉलेज वर्कर मतलब स्किल्ड वर्कर या फिर नॉलेजफुल जो काम करने वाला आदमी है, वो नॉलेज कर रखता है अच्छी खासी, एजुकेशन है। ठीक है, उसके बाद व्यापार का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब बिजनेस के लिए क्या इकोसिस्टम है, सुरक्षा एवं कानूनी। ठीक है, सिक्योरिटी और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका क्या माहौल है, इसको लेके ये 5 जो है इसको सक्षम कैटेगरी में डाला गया है। और 2 जो है नॉलेज आउटपुट। ठीक है,
एवं नॉलेज डिफ्यूजन, ठीक, इनको प्रदर्शन में डाला गया है। तो इस पांचों को, मतलब 7 स्तंभ, 5 सक्षम के और 2 प्रदर्शन के, ठीक, और 2 प्रदर्शन को लेके भारत नवाचार सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको अक्षरशः आप याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्योंकि कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ देगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा। उसके बाद कृषि परिवर्तन सूचकांक नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें 6 मानक लिए गए हैं। ठीक है, 6 मानक हैं। निवेश, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कितना उधर मान लीजिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मान लीजिए कि हम वेयर हाउस बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं को स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउस बना रहे हैं। तो वेयर हाउस बनाने से पहले उस उत्तर प्रदेश में वेयर हाउस बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वो चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद स्थिरता, ठीक, उत्पादन एवं विविधीकरण, ठीक है, उत्पादकता एवं विविधीकरण, ठीक है, नीति, एग्रीकल्चर को लेके क्या नीति है, ठीक है, कंजर्वेशन, संरक्षण, प्रोसेसिंग एवं निर्यात को लेके क्या माहौल है, ठीक है। उसके बाद किसान की आय, मतलब जो भी खेती में लगे लोग हैं उनकी आय और उनके कल्याण से रिलेटेड क्या स्टेट द्वारा कदम उठाए गए हैं, उसको ये मापता है, उसी हिसाब से तैयार करता है। सूचकांक का उद्देश्य जो है कृषि के नए नीतिगत प्रतिमान को पकड़ना है, ठीक, और मूल्य में अस्थायी गहनता एवं किसानों की आय की वृद्धि वृद्धि को लेके ये काम करता है। ठीक है, अगला देखिए, निर्यात तत्परता इंडेक्स, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। इसमें 4 स्तंभ लिए गए हैं और चारों स्तंभों के 11 उप स्तंभ हैं और 60 जो है वो संकेतक हैं। तो देखिए जो स्तंभ है इसमें इतना लंबा नहीं जाएगा कि 60 आप संकेतकों को याद करें। ठीक है, तो 4 स्तंभों को इसमें देख लीजिए। नीति, पॉलिसी क्या है एक्सपोर्ट के लेके, एक्सपोर्ट को लेके पॉलिसी क्या है, ठीक, स्टेट की। बिजनेस करने के लिए कैसा माहौल है, निर्यात के लिए कैसा माहौल है वहां पे, ठीक, और निर्यात में कैसा प्रदर्शन है। ठीक है, इन चारों को लेके, चारों को मानक मान के इसमें 11 उप स्तंभ बना के और इसमें से 60 संकेतक बना के इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 28 संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्रों को शामिल इसमें किया गया, जिसमें से 6 का मैं डिस्कशन कर रहा हूं और यही 6 आपके एग्जाम में पूछने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति है। ठीक है, तो पहला जो है भूजल, ठीक है, ग्राउंड वाटर, कि कितना ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कौन सा राज्य कर रहा है, कितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, कितना अंडर एक्सप्लॉयटेशन है, कौन रेड मार्क यानी कि जो रेड मार्क है उसको क्रॉस कर चुका है, कौन जो है रेड मार्क से नीचे एक्सप्लॉयट कर रहा है। तो इन सब चीजों को लेके, ठीक। दूसरा जो है जल निकायों की पुनर्स्थापना, ठीक है, जैसे वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी, यहाँ पे जल निकाय का मतलब है वाटर बॉडी, यानी कि आप तालाब, झील, पोखरा जो भी है उसको पुनर्स्थापना, मतलब पहले से अगर एग्जिस्ट है कर रहा है तो उनको, अगर उसमें मान लीजिए कि सॉलिड वेस्ट पड़ा है, सॉलिड वेस्ट पड़ा है, ठीक, या फिर कचरा उसमें भर दिया गया है, गंदगी है, तो उसको लेके कितना काम किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक अमृत सरोवर, अमृत सरोवर की शुरुआत की गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अमृत सरोवर, जिसमें मुख्य रूप से जो ग्राम सभा या फिर लोकल बॉडी या नगरीय निकाय हैं उसमें जो
तालाब पोखरा है उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, उनको रिचार्ज किया जाएगा, उनकी वाटर बॉडी में एक लेवल लाया जाएगा। इन सब चीजों से एक शुरुआत की गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है इसमें सिंचाई है। चौथा जो है खेती के तरीके, क्या खेती का तरीका अपना रहा है राज्य। पेयजल भी है इसमें, एवं नीति एवं प्रबंधन। ये 6 हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को, ठीक। आगे चलिए। राज्य ऊर्जा सूचकांक, स्टेट एनर्जी इंडेक्स, इसमें 6 मानक लिए गए हैं। डिस्काम, डिस्काम का मतलब है विद्युत वितरण कंपनियों का प्रदर्शन कैसा है, ठीक। सामर्थ्य, पहुंच एवं ऊर्जा का विश्वसनीयता, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ ऊर्जा की पहल, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कितना राज्य ने काम किया है, ये यहाँ पे चीजें हैं, ठीक। ऊर्जा की दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता एवं नई पहल, कोई इनोवेटिव काम किया गया है ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 6 मापदंड इसको ऊर्जा सूचकांक को तैयार करने में किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलिए। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता, ठीक है। इसमें 30 महत्वपूर्ण संकेतकों को शामिल किया गया है, जिसमें श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में इन संकेतकों को डिवाइड किया गया है। जिसमें श्रेणी 1 में जो परिणाम है उससे रिलेटेड है, और दूसरा जो श्रेणी 2 है शासन प्रक्रिया की सहायता का परिणाम ये है। तो शासन जो भी सहायता देता है स्कूली शिक्षा के लिए, जैसे प्राइमरी शिक्षा में जो भी शासन की तरफ से असिस्टेंट या फिर सहायता मिलती है उस संबंधित है। एवं ये जो भी शासन इधर से इनपुट करता है, जो भी उसका आउटपुट क्या है उसको मापा गया है। तो इसमें परिणाम सीखना, ठीक है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है उसको बच्चे कितना सीख रहे हैं, ये सब चीजों की। फिर परिमाणों की पहुंच, ठीक है, कितना हमारे पहुंच में है, ठीक। परिमाणों के लिए बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं फैसिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड अच्छा है, बैठने के लिए उसको डेस्क बेंच है, सीखने के लिए कंप्यूटर है, ये सब शिक्षाओं को बुनियादी ढांचा एवं फैसिलिटी की बात कर रहा है। परिणाम में साम्य, ठीक है। तो ये 4 को आप लोग याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता, इसमें 3 संकेतक 30 संकेतक शामिल किए गए। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए जा रहे स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कितने संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। 30 संकेत, ठीक है। उसके बाद जिला अस्पताल सूचकांक, ठीक है। इसमें 10 प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने हॉस्पिटलों में बिस्तरों की संख्या है। बेड 1 लाख पे, 1 लाख लोगों पे कितने बेड है, ठीक। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों की स्थिति में डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ का अनुपात क्या है, ठीक। दूसरा, तीसरा है उपलब्ध सेवाओं का अनुपात, जो भी अस्पताल में जो भी व्यवस्थाएं या फिर सेवाएं उपलब्ध हैं वो मानक के हिसाब से है नहीं, ओवरलोडेड तो नहीं ना है। मतलब जैसे मान लीजिए ओवरलोडेड, जैसे एमआरआई हो रही है, एमआरआई कराने के लिए एक दिन में एमआरआई करने के लिए मान लीजिए 10 लोगों की एमआरआई कर सकती है मशीन, मगर वहां पे 100 लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे, ये ओवरलोडेड हो गया। तो उसी के उपलब्ध जो सेवाएं हैं उसका अनुपात स्टैंडर्ड है, मानक के अनुसार है कि ना, ठीक। चौथा जो है उपलब्ध मुख्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अनुपात, ठीक। उपलब्ध नैदानिक सेवाओं का अनुपात, ठीक। बिस्तर का अभिभोग दर, ठीक। सी सेक्शन दर, सर्जिकल उत्पादकता सूचकांक, प्रति डॉक्टर ओपीडी में कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, ब्लड बैंक रिप्लेसमेंट रेट,
इन 10 को लेके जिला अस्पताल सूचकांक को तैयार किया गया। ठीक, उसके बाद राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को 28 मानकों को तैयार किया गया। 28 मानकों को अध्ययन करके संकेतकों को मानक के तौर पर अध्ययन किया गया है। ठीक है, उसके बाद तैयार किया गया। ठीक है, चलिए देखिए स्वास्थ्य का परिणाम। ठीक है, इसमें कुल 14 मानक हैं, यही 3 हैं। शासन एवं सूचना, इसमें 3 मानक रखे गए हैं। प्रमुख आगत एवं प्रक्रियाओं का, ठीक है, प्रमुख आगत एवं प्रक्रियाओं में 11 सूचकांक, 11 मानक माने गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य स्वास्थ्य सूचकांक तैयार किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये सूचकांक है। अब इसमें भारत के जो भी हमारे राज्य हैं उनकी क्या रैंक है, इसको लेके हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें नीति आयोग के जो भी सूचकांक है उसमें भारतीय राज्यों का क्या स्थिति है, इसको लेके हम एक वीडियो आप लोगों के लिए आएंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो भी मैं मानक बताया हूँ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट परीक्षा में मानकों को पूछ लिया जाता है, तो स्पष्टता से वीडियो को रोक के सभी मानकों को नोट कर लेना है। एक कॉलम बनाना है जिसमें इंडेक्स को ऊपर लिख लेना है, नीचे उनके मानकों को लिख लेना है, और उसके ठीक बगल में राज्यों की स्थिति को लिख लेना है, जो मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं, जो नीति आयोग से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।